आज के लेक्चर में वी आर स्टार्टिंग विद टॉपिक oogenesis। तो oogenesis होता क्या है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। गेमेटोजेनेसिस तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। वी आर नाउ स्टार्टिंग विद oogenesis। ठीक है, तो oogenesis बेसिकली एक प्रोसेस है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम और सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक बता रहा हूं। oogenesis इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte ब्रैकेट में ओवम। अब यहां एक कंफ्यूजन होती है, ओवम ही पढ़ाया जाता है बल्कि हकीकत में सेकेंडरी oocyte बनता है। ओवम तो फीमेल बॉडी में सिर्फ जब बनेगा जब स्पर्म आएगा, स्पर्म के बिना ओवम कभी नहीं बन सकता। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आज क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली सेकेंडरी oocyte ही बनता है, ओवम सिर्फ जब बनेगा जब स्पर्म आएगा फीमेल बॉडी में। ओके, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम oogonia through meiosis। तो oogenesis है क्या? जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ओ मतलब यहां पे है ओवम। तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte और ओवम from oogonia, that is ovum mother cell, by the process of meiosis is called as oogenesis। important statements, oogenesis जो है वो स्टार्ट कब होता है? starts during early embryonic life। oogenesis स्टार्ट कब होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में। जैसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब हो रहा था? ड्यूरिंग प्यूबर्टी। लेकिन oogenesis स्टार्ट कब होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ओके, तो हमें oogenesis की डिटेल पढ़नी है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, oogenesis में दो तरीके से पढ़ा रहा हूं, मतलब दो पार्ट्स में पढ़ा रहा हूं। एक होगा oocyte वाला पार्ट और एक होगा फॉलिकल वाला पार्ट। पहले मैं oocyte वाला पार्ट आपको बताऊंगा, वो क्लियर करूंगा, एक पूरा ओवरव्यू दूंगा। वो जब आपको क्लियर हो जाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा फॉलिकल वाला पार्ट, फिर oocyte वाला उसमें इंक्लूडेड होता है, तो दोनों मिलके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, बस आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो मैं oogenesis का बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं, ये आप समझना। तो सबसे पहले है oogonia, जो कि होते हैं 2 मिलियन। तो सबसे पहला पॉइंट, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान लगभग 2 मिलियन oogonia होते हैं इन ईच ओवरी। दोनों ओवरी जो है, एक ओवरी में, दोनों ओवरी में मतलब एक ओवरी में इंडिपेंडेंटली 2 मिलियन oogonia होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 4 मिलियन। तो हम एक ओवरी का कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक ओवरी में अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में 2 मिलियन oogonia प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 2 मिलियन oogonia प्रेजेंट हैं, ये एंटर करते हैं मियोसिस 1 में। एंटर्स इन मियोसिस 1, ये मियोसिस 1 में एंटर करते हैं और मियोसिस 1 में एंटर करते ही इनका नाम अब हो जाता है सेकेंड प्राइमरी oocyte। क्या नाम हो गया इनका? प्राइमरी oocyte। oogonia भी डिप्लॉयड ही होता है, यहां ऐसे दिखा देता हूं मैं 2n। ठीक है, ये oogonia प्राइमरी मियोसिस 1 में एंटर करे और मियोसिस 1 में जैसे ही एंटर करे तो इनका नाम हमने क्या रख दिया? प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये स्टेजेस होती हैं। प्रोफेज 1 में फिर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में हॉल्ट हो जाएंगे, अटक जाएंगे और ये जिंदगी भर प्यूबर्टी तक वहीं पे अटके रहेंगे। तो अब मैं इसके बाद क्या लिख रहा हूं? प्राइमरी oocyte हॉल्ट एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो ये जो प्राइमरी oocyte है, ये डिप्लोटीन स्टेज में अटक गए हैं और अब ये वहीं पे अटके रहेंगे। मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई है। एंटर किए थे मियोसिस 1 में oogonia, मियोसिस 1 में एंटर करके हमने नाम रख दिया प्राइमरी oocyte, लेकिन अब इनमें मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई है। इज इट ओके? अब ये डिप्लोटीन स्टेज पे हॉल्ट हो जाएंगे। अब
बेबी का बर्थ भी होगा, बर्थ के बाद प्यूबर्टी, प्यूबर्टी फेज तक ये डिप्लोटियन स्टेज में ही हॉल्टेड है, अटके हुए हैं। बट इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में जो 2 मिलियन थे उनका काउंट अब कम होके कितना रह गया, 60K टू 80K, 60,000 टू 80,000 उनका काउंट रह गया। अब मींस 2 मिलियन से 60,000 रह गए, बाकी सब जो फॉलिकल्स थे वो मर गए हैं। फॉलिकल क्या होता है अभी बताऊंगा, अभी के लिए ऐसा समझो प्राइमरी oocyte जो है वो मर गए हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रेशिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रेशिया। तो ये प्यूबर्टी पे 60,000 टू 80,000 रह गए। अब इसी के आगे एनीवन, इसका मतलब क्या है, ये एक तरीका है मेरा पढ़ाने का कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ये ओवरव्यू दिमाग में बैठ गया तो oogenesis कुछ नहीं है, वरना oogenesis बहुत दिक्कत देती है बच्चों को। ठीक है, अब ये जो प्यूबर्टी के दौरान 60,000 80,000 प्राइमरी oocyte थे, इन 60-80,000 में से प्यूबर्टी हिट करेगी फीमेल में, तो उस गर्ल में अब प्यूबर्टी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, तो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरी मंथ एक ओवरी में से कोई भी एक प्राइमरी oocyte सिलेक्ट होगा, कोई भी एक प्राइमरी oocyte सिलेक्ट होगा और उसमें आगे चल के मियोसिस 1 कंप्लीट होगी। तो एनी1 सिलेक्ट होगा और मियोसिस 1 विल बी कंप्लीटेड just before will be completed in primary oocyte, लिख देता हूं, in primary oocyte just before ovulation। तो मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट होगा इन प्राइमरी oocyte जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही कंप्लीट होगी मियोसिस 1, तो ये जो प्राइमरी oocyte है बेटा, इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 करेंगे हम, तो इससे एक बनेगा सेकेंडरी oocyte और एक बनेगी छोटी सी पोलर बॉडी। पोलर बॉडी बनने का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, भैया मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो 2 हैप्लॉइड सेल बनने चाहिए, 2 बनेंगे। पोलर बॉडी एक छोटी सी बनती है, ये अपना सारा साइटोप्लाज्म सेक्रीफाइस कर देती है और सेकेंडरी oocyte को दे देती है कि सारा साइटोप्लाज्म तू रख, तू बढ़िया सा एक जाइगोट बनाइयो, मैं डीजनरेट हो जाती हूँ। तो पोलर बॉडी अपना सारा साइटोप्लाज्म सेक्रीफाइस कर देती है और खुद डीजनरेट हो जाती है। अब ये बन गया आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte की आगे की कहानी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ा रहा हूं। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है बेटा, ये एंटर करेगा मियोसिस 2 में, एंटर्स इन मियोसिस 2। लेकिन ये मियोसिस 2 में भी जैसे ही एंटर करता है ये दोबारा हॉल्ट हो जाता है एट मेटाफेज 2। ये मियोसिस 2 में एंटर करता है तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 ऐसा होता है। ये मेटाफेज 2 में हॉल्ट हो जाता है दोबारा, हॉल्ट एट मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। अब ये मेटाफेज 2 में हॉल्ट हो गया है। अब मेटाफेज 2 में जैसे ही हॉल्ट हो गया, अब आगे की कहानी, जैसे ही मेटाफेज 2 में हॉल्ट हो जाएगा, अब ये इसी फेज में इसका ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन इज बेसिकली रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। लेकिन हकीकत क्या है, ओवम तो कभी रिलीज होता ही नहीं ओवरी से, ओवरी से हमेशा रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। दिस इज कंसेप्ट, ओवम कभी भी ओवरी से रिलीज नहीं होता, ओवरी से रिलीज क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। तो ओव्यूलेशन में ये सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज फ्रॉम दी ओवरी। सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवरी से रिलीज हो जाएगा। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होगा तो ये सेकेंडरी oocyte किस फेज में अटका हुआ है, मेटाफेज 2 में। तो जो ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी से रिलीज होता है वो कौन सा क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। और
वो मेटाफेज 2 में अटका हुआ होता है, मींस मियोसिस 1 ओवर हो चुकी होती है लेकिन मियोसिस 2 इज नॉट ओवर। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है बेटा, इसकी किस्मत में दो चीजें होंगी, या तो इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, मींस इसे स्पर्म मिल जाए, स्पर्म मिलेगा जो भी फर्टिलाइजेशन होगा, या फिर इसे स्पर्म ना मिले। अगर स्पर्म ही नहीं मिला तो ये सेकेंडरी oocyte जो है थोड़े दिन यूट्रस में रहेगा और फिर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड। जो भी नेक्स्ट पीरियड मेंस्ट्रुएशन फेज आएगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, उस ब्लीडिंग के दौरान उस ब्लड के थ्रू ये सेकेंडरी oocyte बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे लिख रहे हैं थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, लेकिन इसकी कहानी क्या है? अगर स्पर्म आ जाएगा तो स्पर्म प्रोवाइड करता है एपीसी। क्या प्रोवाइड करता है? एपीसी। अभी बताते हैं एपीसी क्या होता है। प्रोवाइड्स एपीसी टू दी सेकेंडरी oocyte। एपीसी होता है बेटा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज को प्रोमोट करता है। कहां पे अटका था सेकेंडरी oocyte? मेटाफेज 2 में। अब एपीसी मिल जाएगा तो एनाफेज को प्रोमोट कर देगा, एनाफेज प्रोमोट होगा तो इस केस में देखो ये जो सेकेंडरी oocyte था, एपीसी मिलते ही भैया इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट होगी तो एक बन जाएगा ओवम, ये रहा, और एक और छोटी सी बन जाएगी पोलर बॉडी। ये भी अगेन अपने आप को सेक्रीफाइस करती है सो दैट सारा साइटोप्लाज्म ओवम को मिल पाए और ओवम अच्छे से एक जाइगोट बना पाए। अब जैसे ही ओवम बना और स्पर्म ऑलरेडी आ चुका है तो यहां पे लिख देते हैं हम स्पर्म, और ओवम बन गया। अब ओवम, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे बेटा जी? जाइगोट। ठीक है, ये तो जाइगोट खैर फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, लेकिन oogenesis को अगर आप कंसेप्चुअली समझो तो देखो कैसा प्रोसेस है। 2 मिलियन oogonia थे, वो 2 मिलियन oogonia तो जो थे वो एंटर करते हैं मियोसिस 1 में, उनका नाम हो जाता है प्राइमरी oocyte। लेकिन वो मियोसिस 1 खत्म नहीं होती, वो मियोसिस 1 में अटके रह जाता है, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। फिर जो गर्ल है उसका बर्थ होता है, प्यूबर्टी हिट करती है। जब प्यूबर्टी हिट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो हर महीने की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी एक प्राइमरी oocyte जो है उसका मियोसिस 1 कंप्लीट होना शुरू होगा। लेकिन प्यूबर्टी तक जो प्राइमरी oocyte है इनका नंबर बहुत कम हो जाता है, 60,000 to 80,000। ये भी बहुत एफिशिएंट है, बहुत है। ठीक है, कोई भी एक सिलेक्ट होगा उसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होगी। कंप्लीट कब होगी? जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का जो भी दिन होगा उस फीमेल में, उससे जस्ट 2-3 दिन पहले मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, जिससे प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बन जाएगा और एक पोलर बॉडी बन जाएगी। पोलर बॉडी जनरली डीजनरेट ही होती है। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो तुरंत एंटर करेगा मियोसिस 2 में, और मियोसिस 2 में दोबारा उसकी किस्मत वो मेटाफेज 2 में अटक जाएगा, और फिर उसी मेटाफेज 2 में अटके हुए वो सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। फिर सेकेंडरी oocyte की किस्मत में दो बातें, स्पर्म नहीं आया तो थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड, लेकिन स्पर्म आ गया तो स्पर्म प्रोवाइड करेगा एपीसी। स्पर्म के न्यूक्लियस पे एपीसी होता है, वो मिलेगा। एपीसी मिलेगा तो सेकेंडरी oocyte की मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, जिससे बन जाएगा एक ओवम और एक छोटी सी पोलर बॉडी। स्पर्म ऑलरेडी आ चुका है, ओवम बन गया है, स्पर्म और ओवम मिलकर बना देंगे जाइगोट। तो दिस कंप्लीट्स oogenesis का बेसिक ओवरव्यू। दिस इज नॉट बेसिक, दिस इज एडवांस, बट मैंने इसमें oocyte का ही कंसेप्ट कवर किया एडवांस लेवल तक। फॉलिकल्स का कंसेप्ट कवर नहीं किया, वो तो मैं अब कवर करूंगा। ओके, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम को पहले हम समझते हैं फिर डिस्कस करेंगे। तो जस्ट अ मिनट, ठीक है। इस स्लाइड में ये ओवरी मान लेते हैं। ओवरी में बेटा बहुत सारे मैंने बताया oogonia थे, हाँ या ना? बहुत सारे oogonia थे, डिप्लॉयड थे oogonia।
ये उगोनिया जो थे एंटर करते हैं मियोसिस जोन में, तो मियोसिस जोन में लिख नहीं रहा क्योंकि कंप्लीट थोड़ी होती है, सिर्फ एंटर ही तो करते हैं, और इनसे बनता है प्राइमरी oocyte, इनसे बनता है प्राइमरी oocyte। लेकिन ओवरी के अंदर प्राइमरी oocyte की फॉर्म में नहीं होता। प्राइमरी oocyte इज कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड ग्रेन्युलोसा, और उसका नाम होता है प्राइमरी फॉलिकल। तो हम इसे, ये हमने कवर कर दिया इसे ग्रेन्युलोसा लेयर से। ग्रेन्युलोसा लेयर हो गई है, और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये है क्या एग्जैक्टली, दिस इज प्राइमरी oocyte, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल देखो, मैंने बताया था बहुत सारे प्राइमरी oocyte होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, कितने 60,000 to 80,000, इनमें से कोई एक सिलेक्ट होगा, तो हम ऐसे एरो करके लिख रहा हूं बेटा मैं, एनी1। जनरली कोई एक सिलेक्ट होता, कोई भी रैंडम, और उसका फिर पूरा प्रोसेस चलता मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। अब जो भी कोई भी एक सिलेक्ट होगा, तो ये देखो, ये है, ये क्या है आपका प्राइमरी oocyte। लेकिन इसके बाहर वाली लेयर क्या थी, ग्रेन्युलोसा लेयर। इस बार ग्रेन्युलोसा के बाहर एक और लेयर डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड एज थीका लेयर। तो इस बार दो नाम आ गए, एक हो गई आपकी थीका लेयर, और एक थी आपकी ग्रीन वाली ग्रेन्युलोसा लेयर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा जी सेकेंडरी फॉलिकल। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में एक ही लेयर होती है ग्रेन्युलोसा लेयर, सेकेंडरी फॉलिकल में दो लेयर हो जाती है, वन इज ग्रेन्युलोसा, अनदर वन इज थीका लेयर। ओके, अब सेकेंडरी फॉलिकल का आगे डेवलपमेंट होता है और इससे बनता है टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल ही वो फॉलिकल होता है जिसमें इस प्राइमरी oocyte की मियोसिस कंप्लीट होती है, क्योंकि इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल से तो ओव्यूलेशन होती है। मैंने लिखवाया जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन से पहले वाली स्टेज कौन सी है बेटा, टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल ही वो स्ट्रक्चर है जहां पे प्राइमरी oocyte की मियोसिस कंप्लीट होगी, और ये देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं 2n एरो करके n, means primary oocyte is changing into secondary oocyte because of meiosis. Okay, अब यहां पे देखो एक कैविटी भी शो किया मैंने, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम। लेयर्स बना देते हैं, एक लेयर क्या थी, ग्रेन्युलोसा, दिस वन इज GL लिख रहा हूं, ग्रेन्युलोसा लेयर। अब इसके बाहर की जो लेयर थी थीका लेयर, बट इसमें एक और बात आती है कि इस बार थीका लेयर जो है वो डिफरेंशिएट होती है और बना देती है थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। तो ये मैं थीका की इस बार दो लेयर बना रहा हूं, दिस वन इज थीका एक्सटर्ना एंड दिस वन इज थीका interna, and name of this structure is tertiary follicle. Name of this structure is tertiary follicle. tertiary follicle के बाद बेटा बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ये थोड़ा स्ट्रक्चर यहां तक आना चाहिए था ग्राफियन फॉलिकल, कोई बात नहीं, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, तो इसमें एक इस बार जो स्ट्रक्चर है दिस इज सेकेंडरी oocyte। क्या स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी oocyte, और दिस कैविटी इज कॉल्ड एज बेटा जी एंट्रम। टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ग्राफियन फॉलिकल इज जस्ट द मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल, तो स्ट्रक्चर रिमेन सेम। पहले मैं बना देता हूं यहां पे ग्रेन्युलोसा लेयर,
ग्रेन्युलोसा लेयर के बाद मैंने बना दी है बेटा थीका इंटरना। थीका इंटरना के बाद बना दी है बेटा मैंने थीका एक्सटर्ना। तो यहां लिख देते हैं हम थीका एक्सटर्ना। दिस वन इज थीका इंटरना। Green one is granulosa layer. Is it okay? अब this structure is called as Graafian follicle. This GFS Graafian follicle, गर्लफ्रेंड में समझना इसे, GFS Graafian follicle। अब आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ग्राफियन फॉलिकल ही वो स्ट्रक्चर है जहां से ओव्यूलेशन होता है, बिकॉज यही वो पार्ट है जहां से ये जो N दैट इज सेकेंडरी ओसाइट ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो सेकेंडरी ओसाइट जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होने के बाद आगे का समझे तो अब इस केस में ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी ओसाइट तो बाहर निकल गया। अब जो बचा हुआ पार्ट है सेकेंडरी ओसाइट से, सेकेंडरी ओसाइट के बिना का जो ग्राफियन फॉलिकल है, इससे बनती है येलो कलर की बॉडी जिसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका काम होता है मेंटेन्स एंडोमेट्रियम। मेंटेन्स एंडोमेट्रियम, सो मेंटेन्स प्रेगनेंसी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। अब यहां पे मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूं। सेकेंडरी ओसाइट की किस्मत में दो चीजें, स्पर्म नहीं आया तो वही थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड, और स्पर्म आ गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, मींस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जो भी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया वही, स्पर्म आ गया तो लास्ट स्लाइड में बताया मैंने कि एपीसी प्रोवाइड करेगा, एपीसी प्रोवाइड करेगा तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, ओवम बनेगा और ओवम और स्पर्म मिलकर जाइगोट बनाएंगे। लेकिन यहां की बात समझते हैं अभी, ये जो किस्सा है। अब कॉर्पस ल्यूटियम की किस्मत में भी दो चीजें हैं। एक चीज मैं लिख रहा हूं, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो, प्रेगनेंसी हो गई तो भैया कॉर्पस ल्यूटियम को परसिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी का काम था प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। तो कॉर्पस ल्यूटियम विल परसिस्ट। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट। प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही डीजनरेट होगा तो अब कोई भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं कर रहा होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता था और यही डीजनरेट हो जाएगा। जैसे ही वो डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो कोई भी एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। एंडोमेट्रियम को कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होगी तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी। एंडोमेट्रियम शेड होने की वजह से न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इज इट ओके? तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ oogenesis। ये देखिए ये डायग्राम बनता है टोटली। तो मैंने A to Z कंप्लीट सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करके आपको oogenesis पढ़ा दिया। ठीक है, एक और पॉइंट आता है इसमें कि अब एक क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ जो लेयर है जोना पेलोसिडा, सर वो कब बनती है? वो ओव्यूलेशन से पहले ही बन जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक पॉइंट लिखना होता है, जोना पेलोसिडा जो कि एक असेलुलर लेयर होती है। इज फॉर्म्ड acellular layer around the
secondary oocyte is formed बिफोर ओव्यूलेशन। ठीक है, ये ओव्यूलेशन से पहले बन जाती है। इज इट ओके? तो ये सब टॉपिक से मिला के आपका oogenesis एकदम कंप्लीट हो गया। जितना स्ट्रॉन्ग oogenesis उतनी अच्छे से समझ आएगी नेक्स्ट लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल उस बच्चे को कभी नहीं समझ आएगी जैसे oogenesis क्लियर नहीं है। इज इट ओके? तो oogenesis आपको क्लियर होना चाहिए। अब oogenesis से क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं oogenesis के कि एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बन सकते हैं, कितना ओवम बनेगा। सेकेंडरी oocyte को ओवम मानते हैं, एक प्राइमरी oocyte से एक ही बनेगा। तो यहां से इतने ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में तो 1 से 4, एक किसी से 2 ऐसा भी केस था, लेकिन इसमें सबसे एक ही बनता है। इज इट ओके? इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन का क्वेश्चन आता है, वो मैंने आपको बता दिया, प्रोजेस्टेरॉन कहां से रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte का क्या क्या होगा ये सब मैंने आपको बता दिया। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। इज इट ओके? तो oogenesis इज टोटली ओवर। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं 3D स्ट्रक्चर से, पूरे 3D एनिमेशन से आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन तीनों समझाऊंगा। लेकिन पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करेंगे, फिर वो टॉपिक पढ़ाऊंगा 3D एनिमेशन से। इज इट ओके? तो नेक्स्ट वीडियो में अगेन मिलते हैं। आई होप आप oogenesis कंप्लीट करके रखोगे, जब भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आएगी तो आई बिलीव कि आप इसे कंप्लीट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मिलते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।